स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। गुजरात में क्या होने वाला है? मोदी का होम स्टेट है। दिल्ली से जाकर केजरीवाल डेरा जमाए हुए हैं और कांग्रेस को डार्क हॉर्स माना जा रहा है। मोदी खुद कह चुके हैं कि कांग्रेस इस बार बहुत गुपचुप तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है। क्या गुजरात में मोदी की हवा है या कोई अंडर करंट चल रहा है? गुजरात का पाटीदार वोटर, जो बड़ा वोकल वोटर है, वो क्या प्लान कर रहा है? लेउआ पटेल और कड़वा पटेल इस बार क्या सोच रहे हैं? हार्दिक पटेल और नरेश पटेल का असर कितना है? दलित क्या सोच रहा है? राहुल गांधी का क्या इंपैक्ट है? आदिवासी वोटर परिवर्तन चाहता है या अभी की सरकार से खुश है? केजरीवाल का चुनाव सिर्फ हवा में है, अखबार और टीवी पर दिख रहा है, या इसका ग्राउंड लेवल पर भी कोई असर है? इंडिया टीवी और मेट्राइज ने इन सब मुद्दों पर सबसे बड़ा, सबसे सटीक और सबसे साइंटिफिक सर्वे किया। इस ओपिनियन पोल को देखने के बाद आपको गुजरात का मूड समझ में आ जाएगा। गुजरात की चुनावी हलचल को समझने के लिए आपका नजरिया बदलेगा। यह ओपिनियन पोल आपको गुजरात के चुनावी नतीजों के और करीब लेकर जाएगा। 8 दिसंबर की एक क्लियर पिक्चर आपको दिखाएगा। इस पर हम बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उनका हम आपके सामने परिचय करा दें। समित पात्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता है बीजेपी का, आपका स्वागत है। आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी का, आपका भी स्वागत है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। लेकिन सबसे पहले जो तस्वीर है वो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। इंडिया टीवी मेट्राइज के सर्वे में क्या बात निकलकर सामने आई है। जो ओपिनियन पोल किया गया है, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, जिसमें 91,000 सैंपल्स लिए गए हैं, उसमें क्या तस्वीर निकल कर आ रही है? किसके नाम पर वोट पड़ेंगे? 64% कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, 22% कह रहे हैं राहुल गांधी, 8% कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल और 6% अन्य के खाते में दिख रहे हैं। यानी कि अभी भी यहां पर मोदी नाम का सबसे बड़ा फैक्टर है और मोदी के नाम को गुजरात में चुनौती देना किसी भी पार्टी या किसी भी नेता के बूते की बात नहीं दिख रही है। 64% लोग कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर वोट डालेंगे, 22% राहुल गांधी की बात कह रहे हैं, 8% अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, जबकि 6% अन्य नेताओं की बात कर रहे हैं। इसी के साथ हमने एक और सवाल पूछा कि क्या गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी है? उस पर लोग क्या कहते हैं? इस सवाल, चूंकि काफी ये सवाल पूछा जा रहा है, तो हमने भी लोगों से पूछा। 32% लोग कहते हैं कि नाराज हैं, बदलाव होगा, जबकि 44% कहते हैं नाराज हैं लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। 22% बीजेपी के काम से खुश हैं, 2% लोगों ने अपनी कोई राय पेश नहीं की है। यानी कि इसमें भी साफ है कि यहां पर भी बीजेपी को चुनौती नहीं दिख रही है। सबसे पहले आलोक शर्मा आपके पास आना चाहेंगे। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आगे, गुजरात में बीजेपी के आगे कोई भी पार्टी या कोई भी नेता टिकता नहीं दिख रहा है और इंडिया टीवी मेट्राइज के सर्वे में भी, ओपिनियन पोल में यह बात सामने आ रही है। आलोक जी, आखिर ऐसा क्यों है कि 27 साल के बाद भी कांग्रेस एक मजबूत चेहरा या मजबूत विपक्ष गुजरात में तैयार नहीं कर पाई? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी ही रही है और कांग्रेस पार्टी ने ही पिछले 5 वर्षों में तमाम जो इनके घोटाले हैं उनको सबको जनता के सामने रखा है। जहां तक ओपिनियन पोल और तमाम चीजें हैं, ये कहां से बन रहे हैं, क्या हो रहा है, इनके ऊपर किसका प्रभाव है, क्या सैंपल साइज है, क्या क्वेश्चनेयर है, अभी हालत ये है कि एक इनका डबल इंजन का जो इंजन था पुराने वाला, रूपानी साहब वाला, वो तो पूरे डब्बे लेकर वर्कशॉप में खड़ा हुआ है और दूसरे इंजन पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। क्या मोदी साहब को यहाँ पीएम बनना है? जिस दिन मोदी साहब यहाँ आए थे, 9,000 करोड़ रुपया कर्जा था गुजरात के ऊपर और आज 3.5 लाख करोड़ रुपया है। कोरोना की जो हालत हुई है गुजरात के अंदर, वो पूरे गुजरात ने देखी है। 22 पेपर आउट हुए हैं, एक कभी जांच होकर पूरा नहीं हुआ। भ्रष्टाचार का जो मॉडल मोरबी में अभी देखा है वो सबके सामने है। मुझे नहीं लगता कि किस बात पर बीजेपी वोट मांगेगी। बीजेपी गौरव यात्रा का कितना विरोध हुआ है वो भी पूरे देश ने देखा है कि उस यात्रा को निकलने नहीं दिया है। एक बात अलग है कि मीडिया के माध्यम से सरकारी पैसे से मोदी साहब आते हैं, चुनाव पर प्रचार करके चले जाते हैं, लेकिन वास्तव में अगर ग्राउंड में, अहमदाबाद में पिछले 1 महीने से हूं विवेक जी, जो हालत है यहाँ पर गुजरात की, गुजरात चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, जनता कह रही है कि भाजपा को हटाओ, लेकिन ये पता नहीं ओपिनियन पोल और ये क्या चुनाव लड़ने का बीजेपी का माध्यम तो नहीं हो गए हैं। आलोक जी, 27 साल से आप सत्ता में नहीं है, क्या ये भी मीडिया के बलबूते हुआ? क्या ये भी सर्वे के बलबूते हुआ? क्या भी ये भी ओपिनियन पोल के बलबूते हुआ? एक बार मैं बताता हूं, हरियाणा से चुनाव से पहले सी वोटर का सर्वे आया पिछली बार। नहीं, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं। 83 सीट्स दिखाई 93 में से।
आई कितनी 40। मैं गुजरात का भी बताता हूं, पिछली बार 26 सीटें दिखाई हमारी ओपिनियन पोल में, आप ही जैसे एक टीवी चैनल ने। आई कितनी 79, मतलब 26 और 79, कोई कंपैरिजन है कहीं? कौन से क्वेश्चनियर हैं आप मोदी जी के ऊपर सेंटर करके पूरा रख देते हैं सवालों को? मुझे लगता है कि अभी अगर इतना अच्छा सरकार यहां पर चल रही थी, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया। किसी राज्य में ऐसा हुआ जी कि मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया और स्पष्ट कहा गया कि नहीं, इनकी कार्यप्रणाली खराब थी। अरे भाई, कार्यप्रणाली खराब थी तो 3 साल तक क्यों चले, ये 3.5 साल तक? और अगर इनकी कार्यप्रणाली खराब थी तो क्या कोरोना का इंतजार हो रहा था? वो याद है, सूरत का शवदाह भट्टी जलकर गिर गई और देखिए किस तरह से कंपेंसेशन भी नहीं दिया। मोरबी थी तो क्या कोरोना का इंतजार हो रहा था? वो याद है, सूरत का शवदाह भट्टी जलकर गिर गई और देखिए किस तरह से कंपेंसेशन भी नहीं दिया। मोरबी 3 दिन में न्यूज गायब हो गई टीवी चैनल से, सैकड़ों लोग मर गए। एक एसआईटी बनी जिसका इंडिया टीवी के पास अगर कागज है तो मुझे दिखा दें कि एसआईटी फला आदमी के ऑर्डर से बनी, पूरा 1 घंटे का शो है, सैकड़ों आदमी मर जाएं और एसआईटी किसने बनाई पूरे हिंदुस्तान को पता ही नहीं। अगर हो तो 1 घंटे का शो है विवेक जी, उसकी कॉपी मुझे चाहिए। मैं इसका जवाब ले लेता हूं, बैठा हूं गुजरात के मीडिया के पास, मैं इसका जवाब ले लेता हूं, लेकिन आपके जवाबों से ऐसा लगता है कि आपको ना देश की मीडिया पर भरोसा है ना किसी और चीज पर भरोसा रह गया। बाकी आपको संबित पात्रा बैठे हुए, संबित पात्रा जवाब देंगे। संबित जी कह रहे हैं कि मीडिया पर तो बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। संबित जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने सामने या फिर अपने गृह राज्य में वहां पर कुछ भी घटना होती है, कुछ भी मुद्दे होते हैं, मीडिया का इस्तेमाल करके उसको दबा देते हैं। और ये जो ओपिनियन पोल सामने आया है, इसमें भी मोदी जी का प्रभाव इनको दिख रहा है। देखिए विवेक जी, अब क्या बोलेंगे बताइए आप। अब अगर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस से प्यार है उनका, कांग्रेस से लगाव है, अब ये तो नहीं बोलेंगे विवेक जी आपने जो दिखाया है सर्वे, जो ओपिनियन पोल बिल्कुल ठीक है, अब मैं घर जा रहा हूँ, हम जीत नहीं रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। जो बोलना है यही सब बोलेंगे, प्रवक्ता हैं बेचारे, भले ही 100 टन पत्थर रख के अपने दिल पे बोलना पड़े, मगर यही सब बोलना पड़ेगा। अच्छे प्रवक्ता हैं, बोलते भी अच्छा है। अब देखिए विवेक जी, ये कोई पहला सर्वे नहीं है जो अभी गुजरात के चुनावों को लेकर हुआ है, कोई पहला ओपिनियन पोल नहीं है। अनेकों चैनल ने, किसी ने सी वोटर सर्वे किया है, आपने भी ये सर्वे किया है जिसमें मुझसे गलती हो सकती है, मगर मैंने सुना कि 80,000 से ऊपर, शायद 82,000 आपका 91,000 समित जी, 91,000 का सैंपल है, 91,000 का जी, 91,000। मैं तो गलत था, मैं तो और 10,000 कम करके कह रहा था। 91,000 आपका सैंपल साइज है। 91,000 कोई छोटा विषय नहीं होता है। एक चावल दबा करके हम जान जाते हैं कि हांडी में किस प्रकार से भात बना है या नहीं बना है, तो स्वाभाविक रूप से एक बड़े सैंपल के साथ आपने इस सर्वे को किया है। आप देखिए, 27 साल से अबाध्य भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में गुजरात में काम कर रही है, कोई तो कारण होगा ना। अकारण तो इस प्रकार गुजरात के, और देखिए गुजरात के लोग बुद्धिमान होते हैं, गुजरात के लोग स्वाभिमानी होते हैं, और गुजरात के लोग एक एंटरप्राइजिंग नेचर के होने के कारण बड़े कैलकुलेटिव होते हैं कि मेरा जो वोट है वो मैं किसको दूंगा जिससे मैक्सिमम बेनिफिट गुजरात और हमें हो। तो ये 27 साल का जो अबाध्य कालखंड रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी का, मुझे लगता है ये इसलिए है क्योंकि गुजरात को जिस प्रकार से इस कालखंड में, आप देखिए, लगभग, मेरे पास पूरे आंकड़ों के साथ आया हूं जी, 1,70,00,000 लोगों का बैंक अकाउंट खुला है, 10,50,000 लोगों का पक्का घर हुआ है गुजरात में, 97% गुजरात को आज घर घर जल योजना के माध्यम से पानी पहुंच रहा है, 36 लाख महिलाओं को जिस प्रकार से गैस कनेक्शन मिला है, 100% फार्मिंग विलेज बना है अपना दांग, और ठीक उसी प्रकार 1,48,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत का, इस योजना का लाभ मिला है। पूरे फेरिस्त, पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ हम बैठे हैं साहब। और देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, नेता नहीं है, नियत नहीं है, नीति नहीं है। चुनाव जीतने के लिए सबसे पहले नेता की आवश्यकता है। मैं एक छोटा सवाल पूछ के समाप्त कर रहा हूं अपने वक्तव्य को। विवेक जी, आप बताइए, कब आ रहे हैं राहुल गांधी, इनके सबसे बड़े नेता हैं, कब आ रहे हैं राहुल गांधी प्रचार करने गुजरात? हिमाचल में तो अब 2-3 दिन में चुनाव हो जाएंगे, वहां तो गए नहीं।
क्या गुजरात आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए? नेता प्रचार करेंगे नहीं, यहां पर नीति क्या है भी ये बताएंगे नहीं, और फिर बोलेंगे हम चुनाव जीत जाएंगे। ये कैसे होगा? बिल्कुल, न नेता है न नीति है, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। लेकिन इस बीच हम आपके सामने एक और प्रोजेक्शन रखना चाह रहे हैं जो ओपिनियन पोल में सामने आया। इसके बाद आलोक शर्मा जी के पास चलेंगे जवाब लेने के लिए। पाटीदार समुदाय जो एक बड़ी भूमिका निभाता है गुजरात चुनाव के बीच, यहां पर सरकार बनाने में या फिर वोट में, इसमें हम देखें अगर कि इसमें दो समुदाय आते हैं, कड़वा पटेल, एक लेवा पटेल। इनका रुख किस तरफ है? सबसे पहले बात करें कड़वा पटेल की। कड़वा पटेल इस बार किधर जाते दिख रहे हैं? बीजेपी के पाले में 58% हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक, कांग्रेस के पाले में 34%, इंडिया टीवी मेट्राइज ओपिनियन पोल के मुताबिक। आम आदमी पार्टी को बहुत मिनिमम फायदा 3% और अन्य को 5% वोट मिलते दिख रहे हैं। कड़वा पटेल वोटर्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़े जो हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। इसी तरह लेवा पटेल की अगर हम बात करें तो लेवा पटेल किधर जाते हुए दिख रहे हैं? लेवा पटेल 53%, यानी कि यहां भी लगभग आंकड़ा सेम ही है, 53% जाते दिख रहे हैं बीजेपी के साथ। कांग्रेस के साथ 37%, आम आदमी पार्टी के साथ 5% और अन्य के साथ 5% जाते दिख रहे हैं। यानी कि एक तरफ कड़वा पटेल 58% और लेवा पटेल 53% बीजेपी के साथ जाते दिख रहे हैं, जबकि कांग्रेस के साथ 37% के आसपास जाते दिख रहे हैं। आलोक शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक शर्मा जी, संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी अभी तक पहुंचे नहीं गुजरात। वहीं दूसरी तरफ मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो पाटीदार समुदाय भी इस बार बीजेपी के साथ दिख रहा है। देखिए, मुझे लगता है पाटीदार समाज जो है वो पूरी तरह से परंपरागत तौर पर केशुभाई पटेल के बाद से ही बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक रहा है। और अगर उसमें 54% है और कांग्रेस को 34% आ रहा है तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन मैं जातिवादी इस पॉलिटिक्स पर कहीं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं मूल मुद्दों पर बात करना चाहता हूं। 27 वर्ष हो गए। मैंने एक आंकड़ा दिया कि मोदी साहब आए थे तो 9,000 करोड़ का मात्र गुजरात के ऊपर कर्जा था, आज 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। क्या कर्जे की सरकार चला रही है बीजेपी 27 साल से? दूसरा विषय मेरा यह है कि मोदी साहब यहां पर आए और अभी भी उन्होंने अहमदाबाद का सिटी हॉस्पिटल, जो सिविक हॉस्पिटल 1200 बेड का माना जाता है, उसका पुनः उद्घाटन कर दिया। एक हॉस्पिटल नहीं है अहमदाबाद में जिसकी नींव सरकारी जमीन पर सरकारी पैसे से मोदी साहब ने रखी हो। कोरोना के समय में जिस तरह के हालात रहे हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष स्वयं रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमाखोरी में पकड़े गए थे। इनके प्रदेश अध्यक्ष, अगर इतना अच्छा सारा कुछ हो रहा था, 107 केस हैं उनके ऊपर और मैक्सिमम क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उनके ऊपर। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। 22 पेपर लीक हुए हैं पिछले 5 वर्षों में, एक भी एसआईटी का कोई जवाब नहीं आया है। एक भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ पिछले 3-4 साल में जो एग्जाम बिना लीक हुए नौकरी का रह गया हो किसी ना किसी रूप में। ड्रग्स की 11वीं क्लास के बच्चे में ड्रग्स की पुड़िया बैग में मिल रही है गुजरात के अंदर। आप एक वो एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला जो मोरबी वाला हॉस्पिटल आप हम सब लोगों ने देखा, यही हालत पूरे गुजरात की है मैक्सिमम। एक सियार को रंग दें पूरी तरह से के साथ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, इस तरह से सरकारी मशीनरी है यहाँ पर। गुजरात पहले से प्रॉस्पेरस रहा है, गुजरात के लोग पहले से व्यापार में अपना विश्वास रखते रहे। लेकिन सरकार ने क्या किया, सवाल तो यह है। 6000 स्कूल बंद हुए। हिंदुस्तान का अकेला राज्य है जिसके अंदर 6162 स्कूल बंद हुए हैं पिछले 5 वर्षों में। 1000 से ज्यादा तो बालिकाओं के स्कूल बंद हुए हैं। आप कौन से आंकड़ों की बात कर रहे हैं? आप 2% बजट केवल ट्राइबल एरियाज को देते हैं। 17% एरिया है। पूरे ट्राइबल एरिया में एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक कॉलेज नहीं बनाया। संबित मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं पूछना चाहता हूं, एक मेडिकल कॉलेज का नाम बता के जाएं वो पूरे शो में जिसकी नींव मोदी जी ने सरकारी जमीन पर रखी हो और वो चालू हो। 31 मेडिकल कॉलेज हैं, 31 में से 10 जो हैं वो सरकारी हैं, 21 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। पूरा एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन यहां पर कर दिया है। और अभी तो आपने जो देखा मोरबी में, ये पूरी तरह से जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन होता है, जिस तरह से ठेकेदारी प्रथा होती है, वो ठेकेदारी प्रथा यहां पर चारों तरफ फैली हुई है। इनसे पूछिए एक सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम। केवल अटल जी ने एक कच्छ में बनाया था, वो भी आज अडानी के पास है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कंट्रोल उनके पास चला गया है। आज पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन में झोंक दिया है। सूरत का व्यापारी डरता है। पिछले चुनाव में रातों रात जिस तरह से जीएसटी के और इनकम टैक्स के नोटिस आए थे, वो पूरे सूरत के व्यापारियों ने देखे थे। ठीक है आलोक शर्मा जी, आपके आरोपों में अगर इतना दम है
तो आप ये आरोप पहले, आप 5 साल पहले भी लगाते थे, एंटी इनकम्बेंसी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मेडिकल कॉलेज, शिक्षा, तमाम चीजें, उसमें भी आप कामयाब नहीं। उसके बैक में 5 साल जाइए, उसके बैक में 5 साल जाइए। मैं उससे सवाल लूंगा, लेकिन आपके आरोपों का जवाब मैं एक बार संबित पात्रा जी से ले लेता हूं। संबित पात्रा जी, मैं बताता हूं, छोटा सा 10 सेकंड का उत्तर। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए। चलिए ठीक है, आलोक शर्मा जी पूरा कीजिए। केवल 10 सेकंड का संबित भाई, मैं उत्तर दे देता हूं। हाँ ठीक है। देखिए, एक बार गोधरा हुआ, गोधरा के बाद चुनाव हुआ, एक बार अक्षरधाम हुआ, अक्षरधाम के बाद चुनाव हुआ, और अभी भी पूरी कोशिश की गई किसी तरह से चुनाव को हिंदू मुस्लिम बनाया जाए। नहीं तो गोधरा केवल एक परसेप्शन, हिंदू मुस्लिम बना के मुसलमान आपके घर में घुस जाएंगे, मुस्लिम बलात्कार कर देंगे। ठीक है, यानी ये बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं आप कह रहे हैं गोधरा और अक्षरधाम का मामला है, ये बीजेपी ने करवाया। संबित पात्रा इस पर जवाब दे रहे हैं। ठीक है आलोक शर्मा, रुक जाती है। संबित पात्रा जी, हाँ देखिए, मैं तो अभी आंकड़े यहाँ देख रहा था, आंकड़े स्कूल के और हॉस्पिटल के बताने वाला था, मगर मुझे आश्चर्य हुआ कि अभी कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि एक बार गोधरा कराया गया और गोधरा के कारण हम जीत गए, और दूसरी बार अक्षरधाम मैंने नहीं कहा कराया गया, मैंने कहा गोधरा हुआ, पार्टी जीत गई। गोधरा हुआ, अच्छा हाँ। गोधरा हुआ, और गोधरा हुआ जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी जीत गई, और दूसरी बार अक्षरधाम हुआ जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी जीत गई। आप सोचिए विवेक जी, इन दोनों शब्दों के अर्थ क्या है, इन वाक्यों के अर्थ क्या है। गोधरा हुआ और भारतीय जनता पार्टी जीत गई, उसका अर्थ केवल इतना ही निकलता है, और अक्षरधाम हुआ और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी जीत गई, उसका अर्थ निकलता है कि कांग्रेस इतने ज्यादा तुष्टीकरण में विश्वास रखती है कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। क्योंकि दोनों ही समय में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यह निश्चित किया कि हम उन लोगों के साथ खड़े होंगे जिन लोगों ने या तो हिंदुओं को जलाया या तो हिंदुओं को गोली से भून डाला, उनको मार डाला। इस कारण से कांग्रेस को लोगों ने उखाड़ फेंका, लोगों ने वोट नहीं दिया। आज उनके आधिकारिक प्रवक्ता इतने बड़े टीवी चैनल में बैठकर यह कह रहे हैं कि बीजेपी 2 बार इसलिए जीती क्योंकि गोधरा हुआ और अक्षरधाम कांड हुआ। यह बहुत ही एक गंभीर स्टेटमेंट है, इसको नोट किया जाए। दूसरा विषय है, आपने मुझे स्कूल और हॉस्पिटल्स के बारे में पूछा। मैं यहाँ स्कूल के बारे में बताना चाहूंगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं तो अपने भाई को एक किताब भी गिफ्ट करूंगा, मोदी एट 20 वर्ष का उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस का सफर रहा है, उसका एक मूल तत्व रहा है स्कूल को लेकर। और जब वो मुख्यमंत्री थे 2003-4 में, उन्होंने जिस प्रकार से शाला प्रवेश उत्सव आरंभ किया था, ज्ञान रथ नामक एक रथ शुरू किया था, उस रथ में बैठकर मोदी जी रिमोट एरियाज जो गुजरात है वहां जाते थे, वहां वो देखते थे कि जो ड्रॉप आउट रेट है स्कूल की बच्चियों में खास करके, वो ड्रॉप आउट रेट कैसे कम किया जाए। एक बहुत बड़े रूप में शाला प्रवेश उत्सव के माध्यम से मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में यह इतिहास रचा कि लड़कियों के ड्रॉप आउट रेट में कमी हो, क्योंकि छोटी छोटी चीजों का उन्होंने ध्यान रखा कि यहां लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं है, और अलग टॉयलेट बनाया, जिसका रेप्लिकेशन आज पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान के रूप में हो रहा है। बाकी मैं आपको अभी ट्राइबल कि आप केवल 2% पैसे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में खर्च करते हैं, मैं ट्राइबल के स्कूल और हॉस्पिटल्स का आंकड़ा दे रहा हूं। 44 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ट्राइबल के लिए, 43 गर्ल्स लिटरेरी रेसिडेंशियल स्कूल्स ट्राइबल के लिए, 12 मॉडल स्कूल्स, 2 सैनिक स्कूल ट्राइबलों के लिए, 25 बिरसा मुंडा ज्ञान शक्ति रेसिडेंशियल स्कूल, 2,60,000 ट्राइबल बच्चे जो है उनको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है, और स्कॉलरशिप जो है 124.64 लाख, इतना स्कॉलरशिप विगत 4 वर्षों में जो टॉप रैंकिंग ट्राइबल बच्चे हैं उनको दिया गया है। और ठीक इसी प्रकार है वन बंधु कल्याण योजना के माध्यम से गुजरात सरकार ने ट्राइबल स्थानों के हित के लिए लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक का खर्च किया है। अहमदाबाद का मैं उत्तर दूंगा जी बिल्कुल, यानी कि साफ है कि जिस तरह से संबित पात्रा बता रहे हैं कि स्कूल और जो तमाम शिक्षण संस्थानों के मामले को लेकर आलोक शर्मा के सवाल थे, उसके जवाब बीजेपी के पास हैं। लेकिन आलोक शर्मा जी आपके पास आऊं, लेकिन इस बीच एक और सवाल जो है वो दर्शकों के सामने रख देते हैं, जो हमने जनता से पूछे, गुजरात की जनता से। इंडिया टीवी मेट्राइज ने आदिवासी समुदाय गुजरात का किसके साथ है? बीजेपी के साथ 49%, कांग्रेस के साथ 42%, आम आदमी पार्टी के साथ 2% और अन्य के साथ 7% नजर आता है। ये आदिवासी समुदाय की अगर हम बात करें। इसी तरह अगर हम बात करें, हमने पूछा दलित समुदाय किसके साथ है, तो बीजेपी के साथ 48%, कांग्रेस के साथ 41%, आम आदमी पार्टी के साथ 7% और अन्य के साथ 4%। दलित समुदाय की बात हो रही है।
बीजेपी के साथ 48%, कांग्रेस के साथ 41%, आम आदमी पार्टी के साथ 7% और अन्य के साथ 4% दलित समुदाय जाते दिख रहे हैं। आलोक शर्मा जी जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन मेरा सवाल आलोक शर्मा जी इसके साथ साथ आपसे यह भी है कि सबका साथ सबका विश्वास बीजेपी को मिलता दिख रहा है, चाहे वो पाटीदार समुदाय हो, दलित समुदाय हो, आदिवासी समुदाय हो। 27 साल में कुछ काम बेहतर रहे होंगे, तभी जनता विश्वास दिखा रही है और आप पर भरोसा नहीं कर पा रही है। कुछ तो चूक हुई होगी, कुछ तो गलतियां की होंगी आपने, आलोक शर्मा जी। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं हमसे चूक रही होगी और गुजरात की जनता ने तो हमेशा हमारे अंदर विश्वास जताया है और यही कारण है कि 2002 के बाद से अभी तक हमेशा हमारी सीटें बढ़ी हैं और बीजेपी पिछली बार डबल डिजिट में रुक गई थी। अब बात आती है, अगर इतना काम ट्राइबल एरियाज में हुआ है तो फिर ट्राइबल एरियाज के 350 स्कूल बंद क्यों हो गए? 600 स्कूल से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं गुजरात के अंदर जिनके अंदर एक टीचर काम करता है। फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स की भर्ती पिछले 14 वर्षों से नहीं हुई है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपको। 900 स्कूल पूरे गुजरात में ऐसे हैं जिनके अंदर केवल और केवल एक टीचर है या एक क्लर्क है या एक प्रिंसिपल बैठा हुआ है। सैनिक स्कूल राज्य सरकार नहीं बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है। 22 एग्जाम लीक हुए, एक का रिजल्ट नहीं है कि भाई किसने आउट किया, कब हुआ। आज भी धरना प्रदर्शन राजकोट के अंदर एनएसयूआई के विद्यार्थियों ने किया है। अगर इतना ही बीजेपी की और मोदी साहब की पॉपुलैरिटी थी तो 2014 के बाद मोदी साहब या बीजेपी 25 चुनाव हारी है राज्यों में। गुजरात बंधक है लोकतांत्रिक तरीके से। गुजरात के अंदर 10 बच्चे खड़े होकर कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। गुजरात के अंदर पूरी तरह से इस तरह का सांप्रदायिक एक वो बना दिया जाता है कि दूसरा व्यक्ति अगर आवाज उठाए तो वो तुष्टीकरण कर रहा है। मैंने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। मैं कह रहा हूं इतना ज्यादा, इतना कर्जे में गुजरात को मोदी साहब ने छोड़ा है, इसके बाद भी ये कह रहे हैं बहुत विकास हुआ। मैंने कहा एक हॉस्पिटल का, मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए जिसकी नींव मोदी जी ने आपके क्वेश्चंस, और उसको हम इंडिया टीवी पर पूरी तरह से जांच करेंगे कि सरकारी जमीन थी। और आलोक जी जवाब ले लेते हैं। 11वीं के बच्चे के यहां पर ड्रग्स पहुंच रहे हैं। ठीक है, आलोक जी जवाब लेते हैं। समित पात्रा जी, कांग्रेस का कहना है कि जमीनी हकीकत यह है कि कोई काम नहीं हुआ है गुजरात में। देखिए विवेक जी, मुझे लगता है ये जो जमीनी हकीकत कोई काम नहीं हुआ है, आपने 91,000 लोगों से पूछा है ना, और लोगों ने बाकायदा 67% लोगों ने कहा है हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी ने या तो संतुष्टिजनक या तो अच्छा काम किया है। 66% लोगों ने। तो आप बताइए, खुद आपके सामने 44+22 ये आपने आंकड़े थोड़ी देर पहले दिखाए थे, ये तो जनता जनार्दन का कहना है। और 27 साल से निर्बाध्य रूप से जिस प्रकार से जनता बीजेपी के समर्थन में खड़ी है, और यहाँ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आज आप जो बैकग्राउंड में फोटो आप दिखा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी का फोटो। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के तस्वीर के साथ क्या पिछली बार हम डिबेट कर पा रहे थे 2017 में? नहीं। जिस प्रकार से ये परिवेश बदला गया है, आज करोड़ों लोग गुजरात के इस एक मॉन्यूमेंट को देखने के लिए जाते हैं। आप याद करिए, पिछले चुनाव में यही कांग्रेस पार्टी हंस रही थी, ये इतना बड़ा स्टैचू, ये तो चाइना ने बनाया है, ये स्टैचू नहीं बन पाएगा, ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है, इससे क्या फायदा हो जाएगा। बता रही थी ना ये तो हमारे सरदार थे, इनको चोरी कर लिया। मगर आज स्टैचू ऑफ यूनिटी आपके हर प्लेट में आ रही है और आज गुजरात के अदम्य स्वाभिमान का ये चिन्ह है। आज करोड़ों लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने जा रहे हैं। इसके विषय में जब 10 वर्ष पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा था तो कोई विश्वास नहीं कर रहा था। इसके लिए हिंदुस्तान के हर किसान से थोड़ा थोड़ा लोहा मंगाया गया था। उस समय लोग मोदी जी पे हंस रहे थे। ये जो दूरदर्शिता है मोदी जी की, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, एम्स राजकोट में खोला गया हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में जिस प्रकार का बदलाव लाया गया हो। आप जानते हैं कोरोना के विषय में मेरे भाई बोल रहे थे, कोरोना के कारण से जिस प्रकार का पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में एक माहौल बना, उसको ध्यान में रखते हुए 71 लाख परिवार के लगभग 3 करोड़ 50 लाख, हो सकता है 1-2 लाख ऊपर नीचे हो, इतने लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने मुफ्त राशन मुहैया कराया, जो अब तक चल रहा है। 71 लाख परिवार, लगभग 3.5 करोड़ लोगों को, व्यक्तियों को
मुफ्त राशन दिया गया। क्या इसका कोई मायने नहीं रखता है? 1,70,00,000 लोगों का अकाउंट खुला, जिसमें डीबीटी के माध्यम से कोरोना के समय में 2-2 हजार रुपए पहुंचे महिलाओं के अकाउंट में। क्या इसका कोई महत्व नहीं रहता है? ये 2-2 टीके जो दिए गए और 3rd बूस्टर टीका दिया गया, पूरे गुजरात में आज टीकाकरण हो चुका है। यही कांग्रेस पार्टी हम पे तंज कसती थी और कहती थी ये हो ही नहीं पाएगा, गुजरात में, भारतवर्ष में कहीं भी टीकाकरण संभव नहीं है, हो नहीं पाएगा। इनके लिए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, मोदी जी के लिए सब कुछ संभव है और मोदी है तो मुमकिन है। आप देखिएगा, ये रिकॉर्ड होगा। 27 वर्ष के बाद भी एक रिकॉर्ड मत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी गुजरात में। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर भी सघन चिंतन एक ही विषय को है, एक ही विषय को लेकर है कि कहीं हमारे वोट बैंक में आम आदमी पार्टी का सेंध न लग जाए। कैसे इस सेंध को रोकना है? कितने हमारे प्रतिशत, पिछली बार इनको लगभग 42% वोट मिले थे, 41.55% टू बी प्रिसाइज, और हमारे और इनके बीच में लगभग 8% का फर्क था। तो आप बताइए, उसमें सेंध लगने के पूरे डर हैं और इस कारण से कहीं ना कहीं कांग्रेस की चिंता अभी किसी प्रकार से भी सेकंड बने रहने का है। फर्स्ट तो बहुत दूर की बात है, सेकंड हो या थर्ड हो, इसकी चिंता इनकी बनी हुई है। आज हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात का ओपिनियन पोल। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, यार रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ेंगे, फौरन लौटते हैं। पतंजलि के सीनियर साइंटिस्टों ने ये जो राशन बांटे, लोगों के पैसे से बांटे, क्या ये आपके पिताजी का पैसा था? ये जो नेहरू जी ने कुछ कुछ काम किया था, ये भी क्या नेहरू जी कहीं घर से लेके आए थे? और ये जो कांग्रेस के समय जो काम हुआ था, वो तो सोनिया जी कहीं इटली से नहीं लेके आई थी, वो तो हिंदुस्तान का ही पैसा था। मगर फर्क इतना था कि कांग्रेस के समय ये पैसा डीबीटी के माध्यम से लोगों के पास नहीं जाता था और राजीव गांधी खुद कहते थे कि मैं यहाँ से 100 पैसे भेजता हूँ तो बीच में 85 पैसे गायब हो जाते हैं और बाकी जो 15 पैसे हैं वही लोगों तक पहुँचते हैं। मगर मोदी जी ने ये सिद्ध कर दिया कि मैं 100% यहाँ से भेजता हूँ तो 100% ही जनता के जेब में जाती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यही होता है जनता का पैसा जनता के लिए, और मोदी है तो मुमकिन है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कोरोना में बहुत डेथ हो गई और लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। बहुत सारे कोर्ट्स ने भी हमें फटकार लगाया। देखिए, कोरोना की एक बहुत ही, मैं तो कहूंगा बहुत बड़ी त्रासदी थी। ईश्वर इस प्रकार की त्रासदी संसार को कभी न दे, मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं। ये राजनीति का विषय नहीं है, मगर इसी प्रकार के एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उस समय तो ठीक कोरोना के समय इलेक्शन चल रहे थे, 4-4 राज्य में इलेक्शन चल रहे थे। उसमें उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है हिंदुस्तान का, सबसे पॉपुलेटेड राज्य है हिंदुस्तान का, वहां तो कह रहे थे एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाली है। यहाँ इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का भयावह दृश्य कि हर घर में मृत्यु हो रही है और एक भी व्यक्ति कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा क्योंकि यहाँ किसी को टीके लगे नहीं है, उस समय प्रक्रिया चल भी रही थी। ठीक इसी प्रकार उन्होंने उत्तराखंड में कहा कि यहाँ भी कोई व्यक्ति आपको वोट नहीं देगा, मणिपुर में भी कहा कि यहाँ भी कोई आदमी आपको वोट नहीं देगा। हुआ नतीजा यह कि तीनों राज्य में हमारी सरकार रिटेन हुई और अच्छे तरीके से बनी। मगर पंजाब में जहां एकमात्र राज्य कांग्रेस थी इन चारों राज्य में, वहां से भी कांग्रेस को अपना हाथ धोना पड़ा। तो ये कांग्रेस की वास्तविकता है। यहां पर आके झूठ बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। और जहां तक आपने कहा कि मुसलमानों का वोट प्रतिशत हमारे लिए कम है, कांग्रेस के लिए ज्यादा है। देखिए, हम तो हिंदू मुसलमान देख के काम नहीं करते। अगर 60 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए प्रति वर्ष उनके अकाउंट में पैसा गया है, तो मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं देखा है कि वो अली है या राम है। जो है, अगर किसान है तो उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। अगर 36 लाख महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर दिया गया है तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई पार्थक्यता नहीं की है कि वो रेशमा है कि वो रमा है।
रमा को भी सिलेंडर मिला है और रेशमा को भी सिलेंडर मिला है, इसलिए रमा हो या रेशमा हो, दोनों का समर्थन अच्छे काम के लिए रहेगा। ट्रिपल तलाक को मिटाते समय यह देखा गया है कि जो मुसलमान बहनें हैं उनको किस प्रकार से हम आगे बढ़ा सके, उनकी सशक्तिकरण में कैसे काम कर सके। और एक बात आज मैं आपके चैनल पे कहता हूं, गुजरात एक स्वाभिमानी प्रदेश है। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है। सोमनाथ को जिस प्रकार से ध्वस्त किया गया था और जिस प्रकार से बाद में सोमनाथ का पुनर्जीर्णोद्धार हुआ, राम मंदिर का जिस प्रकार से हश्र हुआ था, अयोध्या में 500 वर्षों से हिंदुओं का एक डेमोक्रेटिक लड़ाई चल रही थी, उसमें नरेंद्र मोदी जी का जो इस प्रकार से कंट्रीब्यूशन रहा है और उन्होंने हमारे वादे को पूरा किया है शांतिप्रिय तरीके से, इसके लिए भी गुजरात खड़े होकर मोदी जी को वोट अवश्य करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं रहेगा। आप देखिए। समित पात्रा जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। आलोक शर्मा जी जवाब देना चाह रहा हूं, लेकिन इस बीच में फाइनल टैली आ रहा हूं। आलोक जी, फाइनल टैली दर्शकों को दिखा देते हैं। इंडिया टीवी मेट्राइज की ओपिनियन पोल का फाइनल टैली 182 सीटों को लेकर क्या कहता है। बीजेपी को 119, पिछले बार 99 मिले थे, 20 सीटों का सीधा सीधा फायदा होता दिख रहा है। कांग्रेस को पिछली बार 77 मिले थे, इस बार 59 मिल रहे हैं। इस बार नुकसान होता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी को महज 3 सीटें मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी के दावे क्या हवा हवाई हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, जबकि अन्य के खाते में 1 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के ओर कांग्रेस के वोटर्स जा रहे हैं, कांग्रेस का वोट कट रहा है, जिससे कांग्रेस को कुछ सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। आलोक शर्मा जी, मोदी की लहर है, ऐसा मेट्राइज इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल से सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी क्या आपको नुकसान कर रही है और मोदी लहर में इस बार भी आपकी वापसी नहीं होने वाली है? आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है कि कल एक टीवी चैनल ने 22,000 का सैंपल साइज किया। 8 करोड़ की पॉपुलेशन में लगभग 6 करोड़ वोटर हैं और आपका सैंपल साइज 91,000 है। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि ये बहुत छोटे सैंपल साइज हैं 8 करोड़ की पॉपुलेशन में। हमारी सरकार आ रही है, आप ग्राउंड पे आके देखिए। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि साहब पहले तो 15% पहुंचता था। मोरबी में जो ठेकेदार था, जो घड़ियां बनाता था, जो बीजेपी का फंडर है, फाइनेंसर है, उसको 2 करोड़ रुपए मोरबी के पुल के लिए, रिपेयर के लिए दिए गए। और आज की बड़ी बड़ी खबरें हैं कि उसने मात्र 12 लाख रुपए रिपेयरिंग पे खर्च किए। तो कितना हुआ 2 करोड़ का 12 लाख? 6%। ये गुजरात मॉडल है। वो मुन्ना भाई MBBS वाला हॉस्पिटल बना दिया उसने, कि जैसे जैसे मोदी जी गए तो गद्दे भी बदले गए और वहां पर वाटर कूलर भी लगे, लेकिन कनेक्शन करना भूल गए। आप गुजरात के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, अनोमन यही हाल है वहां पर। आप देखिए, सूरत में एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आग लगी थी, फायर ब्रिगेड के पास तीसरी मंजिल पे आग बुझाने का यंत्र नहीं था। प्राइवेट लोग, गुजरात के लोग हमेशा से प्रॉस्पेरस रहे हैं, उन्होंने अपना विकास भी किया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुई है। लेकिन जो बार बार बात की जा रही है, किसानों को हमने 6,000 दे दिए, 6,000 दे दिए, 6,000 रुपए देकर और 25,000 रुपए उनकी जेब से निकाल लिए। आपने एक सिलेंडर 1150 का कर दिया। डीजल और पेट्रोल पर कितना पैसा किसान का एक्स्ट्रा खर्च हुआ और 3 काले कानून किस तरह से आपको वापस लेने पड़े। किसान इस बार बिल्कुल चुन चुन के आपसे पूरी तरह से बदला लेगा। जिस देश के प्रधानमंत्री ने देश को भुखमरी के इंडेक्स में नीचे गिरा दिया हो, पर कैपिटा इनकम में 25% की गिरावट हो गई हो, वो लोग वोट मांगेंगे। मुझे लगता है कि आज बीजेपी को गुजरात की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमने यहां लोकतंत्र की हत्या की और पूरी तरह से हमने गुजरात को प्रशासनिक तौर पर बंधक बनाया। मुख्यमंत्री के नाम पर कोई वोट नहीं मांगता है। क्यों नहीं मांगते हैं? जी, अभी भी हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, आज भी बीजेपी के प्रवक्ता इन्हीं चीजों के चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, समित पात्रा जी। देखिए, पहली बात तो है राम मंदिर और अनुच्छेद 370 और सर्जिकल स्ट्राइक, ये कोट अनकोट इन्हीं चीज नहीं है, वही चीज नहीं है। ये हिंदुस्तान वहीं पहुंच गए अपने। मैं आप नहीं हंसने का विषय, ये हंसने का विषय नहीं है। प्लीज, मैं आपको शांति से सुन रहा था, सुन लीजिए। नहीं, गुजरात में भी आप ट्रिपल तलाक पे वोट मांग रहे हैं, तो आपकी कितनी दयनीय स्थिति है 27 साल के बाद। आपके बीच में नहीं बोला था विवेक जी, जी ठीक है, मेरा निवेदन है एक करके बात करें। मैं कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक युवक हूँ। मैंने भी अपने जीवन काल में मैं राम मंदिर देख लूंगा ऐसा कभी सोचा नहीं था। मैंने यही नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि अनुच्छेद 370 हटा दिया जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ऐसा कदम कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में उठा सकता है। ये सब संभव हुआ है। गुजरात के लोग शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो देंगे, वो करेंगे। और एक बात याद रखिए, आज पूरे मैं विदेश जाता हूँ, पार्टी के काम से कभी विदेश जाता हूँ, आप जानते हैं
मैं एक अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका गया था, वहाँ एक हो सकता है उनकी उम्र 94 या 96 एज की वो अम्मा होंगी। मेरे से गलती हो गई, मुझे वो रिकॉर्ड करना चाहिए था। मैं वो अम्मा से मिला, उनके घर पे मिला। अम्मा बहुत कम बोलती थी, मगर अम्मा ने कहा बस मोदी का ख्याल रखियो। उन्होंने गुजराती में कहा, मैं समझ नहीं पाया, मगर इतना समझ गया क्योंकि बेटों ने समझा दिया कि अम्मा बोल रही है मोदी का ख्याल रखना, बहुत अच्छा काम कर रहा है। 15 साल से अम्मा अमेरिका में है, मगर अमेरिका से बोल रही है। ये जो गुजरातियों का मोदी के प्रति जो स्वाभिमान है, पूरा हिंदुस्तान का तो प्यार है ही। मोदी इज द प्राइड ऑफ गुजरात पूरे विश्व में। और आपको क्या लगता है एक भी कोई गुजराती मोदी जी को छोड़ देंगे? अरे मोदी जी ने गुजरात को विश्व के पटल पर पहुंचाया है। आज हम बेल्जियम जाते हैं, हॉलैंड जाते हैं, तो वहां पर लोग बोलते हैं अरे ये तो गुजराती लोग देखो कितने, मोदी जी भी गुजराती हैं, ये भी गुजराती हैं, ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये लोग बड़ा काम करते हैं। तो गुजराती हमेशा मोदी जी के साथ था और हमेशा मोदी जी के साथ रहेगा। जी, संबित पात्रा, आलोक जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजराती अस्मिता के इंटरनेशनल आइकन है, तो उनको तो खैर उनको मुकाबला कर पाना उनका गुजरात के अंदर वो बहुत मुश्किल वाली बात है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि गुजरात के लिए बीजेपी और मोदी की सरकार ने पिछले 27 साल में जितना काम किया उतना शायद ही किसी सरकार ने किया हो, तो इसलिए भी आपके लिए चुनौती बहुत बड़ी है। आलोक जी, देखिए मुझे लगता है मोदी जी ने तो 2014 से पहले विदेश की भूमि पर जो जाकर कहा था कि जो लोग 2014 से पहले जन्म लेते हैं उनको भारतीय बताने में शर्म आती है। बड़ा दुर्भाग्य है। 9 बार पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक उपयोग पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वोटों के लिए किया है। पुलवामा के शहीदों का शहीद का दर्जा नहीं मिला अभी तक। खैर, हमारी सरकार के रहते हुए तो सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए। और अब जो बार बार विदेश की बात हो रही है, मोदी साहब ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं कि 10 लाख पासपोर्ट सरेंडर हुए हैं पिछले 8 वर्षों में, और मैक्सिमम जो सरेंडर हुए हैं वो गुजरात के हैं। यूक्रेन से जो MBBS के बच्चे आ रहे थे, रशिया से जो आए थे, वो सड़कों पर घूम रहे हैं गुजरात में। उनका MBBS कहां पूरा होगा उनको पता नहीं है। बड़ी बड़ी तब तो घोषणाएं हो गई थी कि हमने युद्ध ही बंद करवा दिया है। पहली बार हुआ कि ISI जांच करने आई है। मैं समझता हूं विदेश नीति, ट्रिपल तलाक, भारत पाकिस्तान, इन्हीं मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं। आप कहिए ना कि रूपाणी साहब ने ये 4 काम किए थे, हम इनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। आप कहिए भूपेंद्र साहब जो है वो मोदी साहब की कार के पीछे पीछे नहीं भाग रहे थे, वो तो गलती हो गई थी। PM साहब यहां के मुख्यमंत्री को अपनी कार में बैठाने को तैयार नहीं है। आप गुजराती अस्मिता की बात करते हैं, क्या वो गुजराती नहीं थे भूपेंद्र पटेल जो कार के पीछे पीछे भाग रहे थे? गुजराती अस्मिता है, मोदी साहब हैं, फिर ये है। अगर केवल ऐसा ही होता कि गुजराती अस्मिता के आइकॉन मोदी साहब ही हैं, तब फिर हमें 81 सीट कैसे मिल गई थी? 79 प्लस 2 सीटें, तब तो सारी की सारी बीजेपी को मिल जानी चाहिए। और भारत के आइकॉन भी अगर मोदी साहब हैं, तो 2014 के बाद 25 राज्यों के चुनाव हारे हैं आप, 25 चुनाव हारे हैं आप। ऐसा क्यों हो गया? फिर ये चीजें केवल चुनावी मौके पर आप इस तरह की भाषण दें और आगे निकल जाएं, अब नहीं चलेगा। ठीक है, संबित पात्रा जी, ग्राउंड की रियलिटीज को समझिए। लोग कह रहे हैं हमारा कोरोना वाला कंपेंसेशन कहां है, बेरोजगारी। मोदी साहब जब आए थे तो 1.5 लाख के करीब बेरोजगार थे, रिपीट हो रहा है। आलोक जी, रिपीट हो रहा है। आप कह रहे रूपाणी जी के काम पर वोट नहीं मांगते, आप भूपेश पटेल की बात नहीं करते, आप गुजरातियों की बात नहीं करते, गुजरात राज्य में किए गए कामों की बात नहीं करते, सिर्फ PM की बात होती है। विवेक जी, अगर सारा कुछ हम ही कर लेंगे तो फिर ये ऑपोजिशन में क्यों है? मतलब हमसे हमारी जो खामियां हैं, इनको लगती है कि हमारी ABCD खामियां हैं और उसकी बात हम करेंगे। क्यों? राहुल जी आए ना करने के लिए। ये राहुल जी आके अहमदाबाद में ये भाषण करें कि भारतीय जनता पार्टी ने भुखमरी कर दी, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने वैसा कर, कि इनका काम भी हम ही करेंगे। ये कमाल का विषय है। आज आप कांग्रेस की बैंक्रप्सी को देखिए, ये सारी चीजें बोलने के लिए कोई नहीं है इनके पास। आज राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं साउथ में जी। एक दिन हिमाचल नहीं आए और गुजरात भी एक दिन नहीं आएंगे, क्योंकि इनके लिए गुजरात का अस्मिता, गुजरात का स्वाभिमान कोई मायने नहीं रखता है। जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता, सर्वोच्च नेता उस प्रदेश में चुनाव कैंपेनिंग तक करने नहीं आते हैं और टीवी पे बोलते हैं हाय सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया। ये कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र में आपकी जगह संबित जी, मेरे पास वक्त इतना ही। आलोक शर्मा जी से एक छोटा रिएक्शन ले लूं। आलोक शर्मा जी, आपका शीर्ष नेतृत्व गुजरातियों से या गुजरात से इतना दूर क्यों है? इतनी तकलीफ है या फिर इतनी परेशानी है कि गुजरात नहीं जा रहे, या फिर विषय कुछ और है? मैं बताता हूं जल्दी से, संक्षेप में, 5 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है मोदी साहब ने
मोदी साहब ने स्वयं कहा कि कांग्रेस ठंडे ठंडे काम कर रही है। इस बार हमारी स्ट्रेटेजी अलग है। हम ग्रास रूट पे अपने 8 वचन लेकर पहुंच गए हैं। एक एक व्यक्ति को हमने समझाया। सारे मुख्यमंत्री यहां पर हैं, लेकिन मोदी अमित शाह जी इसलिए हैं कि उनको हार सफेद दीवार पर लिखी हुई दिखाई दे रही है, इसलिए वो गुजरात में ज्यादा समय बिता रहे हैं। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समित पात्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुजरात के नतीजे वाकई दिलचस्प होंगे, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उसके अंडर करंट है, गुपचुप तरीके से वो प्रचार करे, वहीं दूसरी तरफ ओपिनियन पोल में मोदी लहर की बात साफ हो रही है, यानी कि मुकाबला वाकई दिलचस्प होने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।